चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जांच करें कि क्या 6 टू द पावर n का अंतिम अंक शून्य है जहां n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य कब होगा, ये आपका नया कॉन्सेप्ट आ गया सवाल। चलिए हम देखते हैं। जैसे कोई संख्या हम ले लिए, यहाँ पे 6 ले लिए, ठीक, 6 पावर n आपको बताया भी जा रहा है, 6 कोई संख्या ले ली। यदि इसका हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2:3 होगा। संख्या भी हमको दिख रहा है कि इसके अंतिम अंक में क्या है, शून्य नहीं है। यदि हम 20 ले लें, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, चलिए कीजिए। 2 से 10, 2 से 5, तो हम क्या देख रहे हैं, 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुने 2 गुने 5। तो हम देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 है और क्या है, 5 है। 2 भी है और 5 भी है। कोई और संख्या लेते हैं, मान लिए 40 लेते हैं। फिर 2 से देखिए क्या हो गया, 20, 2 से 10, फिर 2 से 5। इसमें भी क्या देख रहे हैं हम, 40 के अभाज्य गुणनखंड में क्या देख रहे हैं, 2 का घात 3 ले सकते हैं और ये 5। मतलब इसके भी अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, और तब इसके अंतिम अंक पे हम शून्य देख रहे हैं। एक और संख्या आप लेते हैं, 36 ले लेते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, तो क्या आ जाएगा 36 का 2:3 यहाँ 2 तो देख रहे हैं, लेकिन क्या 5 आ रहा है, नहीं। और जब 5 नहीं आ रहा है तो इसके अंतिम अंक पर शून्य भी नहीं आ रहा है। और भी कई एग्जांपल आप खुद से ले सकते हैं। यदि हम 2-3 एग्जांपल लिए जिसमें अंतिम अंक शून्य था, तो वहां पे हम क्या देखे कि जब उसका अभाज्य गुणनखंड किया गया तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जब दोनों आता है तब उसके इकाई अंक पर 0 आता है। चाहे हम 20 एग्जांपल लें या 40 एग्जांपल लें, ठीक। जब तक 2 और 5 उसके अभाज्य गुणनखंड में शामिल नहीं होगा तब तक उसके अंतिम अंक पर क्या होगा, शून्य नहीं होगा, ठीक। यह बात समझ गई। अब देखते हैं, तो आप नोट करके लिख लीजिए, नोट a टू द पावर n, ठीक है। यदि कोई संख्या इसके फॉर्म में रहे, अब a क्या है, जहां a और n यह दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। a टू द पावर n, जहां a और n क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। संख्या के अंतिम अंक, संख्या के अंतिम अंक शून्य होगा, शून्य होगा। कब शून्य होगा, यदि उसके अभाज्य गुणनखंड, यदि उसके अभाज्य गुणनखंड किस रूप में हो, 2 और 5 के, 2 और 5 दोनों होने चाहिए। केवल एक 5 रहने से भी इकाई अंक पर क्या होगा, शून्य नहीं होगा। 2 और 5 के धनात्मक घात हो, 2 और 5 के धनात्मक घात हो। जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का धनात्मक घात होगा तो उस संख्या का अंतिम अंक भी क्या होगा, शून्य होगा। हम एग्जांपल लेके आपको समझाए। अब यदि हम प्रश्न की ओर बढ़े तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हमारा यह प्रश्न 4 क्या होगा, सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न 4 क्या कह रहा है। अब 4 का हल देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और 4 का हल आप खुद से कर सकते हैं। क्या कह रहा है, 6 पावर n, मान लिए, माना कि a इज इक्वल टू क्या, 6 टू द पावर n। अब 6 टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, या a इज इक्वल टू 6 का यदि हम गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड, तो किस रूप में होगा, 2 into 3 ग्रुप में होगा, 2 3 6। क्या इसके अलावा कोई गुणनखंड होगा क्या, बिल्कुल नहीं। होल पावर n है, n लिख दिए। या इसे क्या लिख सकते हैं हम, a इज इक्वल टू 2 पे पावर n एंड 3 पे पावर n।
इसका अर्थ हुआ कि 2 और 3 के अलावे इस संख्या का कोई अन्य गुणनखंड है ही नहीं। मतलब यहां लिखेंगे, यहां 2 और 3, 2 और 3 ए का अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड है। इसके गुणनखंड को यदि हम ध्यान से देखें तो क्या देख रहे हैं हम? कहीं भी 2 और 5 नहीं है। 2 तो है लेकिन 5 है क्या? नहीं। लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, नहीं है। अतः संख्या 6 टू द पावर n का अंतिम अंक शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। यदि 2 और 5 दोनों रहता तो शून्य होता। आपसे यही पूछा जा रहा है, जांच कीजिए कि 6 टू द पावर n का अंतिम अंक शून्य है तो शून्य नहीं है। इसका हम अभाज्य गुणनखंड किए और अभाज्य गुणनखंड करते वक्त देखे कि 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, और जब तक अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों नहीं आ जाता, संख्या का अंतिम अंक शून्य नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। सवाल 5 देखिए क्या कह रहा है कि 2 गुणनखंड आपको दिया हुआ, बताएं कि 7:11:13 प्लस 13 और 7:6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 क्या विभाज्य संख्या है? विभाज्य संख्या कब होगी? यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड है, इसका अर्थ है वो संख्या क्या है? भाज्य है। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं 36 एक भाज्य संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकल सकता है बिल्कुल। क्या होगा? 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 से क्या होगा? 9। तो 36 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? 36 का अभाज्य गुणनखंड 2:2:3:3। और यदि सिर्फ यही फॉर्म आपको दिया हुआ रहे 2:2:3:3, इस फॉर्म में रहे कोई संख्या, तो हम क्या बता सकते हैं देख के यह भाज्य संख्या होगा या नहीं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। यदि संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकल रहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह संख्या भाज्य है। ठीक, यही कॉन्सेप्ट इस सवाल में हम यूज करेंगे। चलिए मान लेते हैं, माना कि एक संख्या a जो है जिसका गुणनखंड क्या है? 7। माना कि संख्या a क्या है? 7:11:13 प्लस 13। दूसरा b मान लीजिए 7, प्रश्न देखिए 7:6:5:4:3:2:1 प्लस 5। आइए देखते हैं। a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको? 7×11×13 जोड़ 13। दोनों में कॉमन क्या देख रहे हैं हम? 13 कॉमन है, तो 13 यदि हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? 7 इंटू 11 और प्लस ये, यहां हम 13 कॉमन लिए प्लस क्या बचेगा? यहाँ 1। आगे क्या हो जाएगा? 13 7 इंटू 11 77 और प्लस 1 क्या लिखेंगे? 13×78। ठीक, अब देखिए क्या लिख सकते हैं? 13×78 को क्या लिख सकते हैं? 13×2×3 लिख सकते हैं। 13 दूना 26×3=78। यहां हम क्या देख रहे हैं? ए का यह अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं? बिल्कुल लिखेंगे, चूंकि ए अभाज्य गुणनखंडों का क्या है? गुणनफल है। गुणनखंडों का गुणनफल है। अतः ए
एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। इसी तरह आप बी कर सकते हैं। बी क्या दिया हुआ है आपको, बी इज इक्वल टू, पुनः क्या दिया हुआ है देखिए तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। दोनों में क्या कॉमन देख रहे हैं, एक संख्या 5 है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम यदि 5 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस ये 1, 5 कॉमन ही ले लिया है। या ऐसे क्या ले सकते हैं 5। अब देखिए इसे गुना कीजिए, 2 तिया 6, 6 चौके 24 और 24 को गुना कीजिए किससे, 7 गुने 6 42 से, 24 गुना 42 कीजिए, 24 गुने 42। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे मल्टीपल कीजिए। चलिए इसे करते हैं मल्टीपल। क्या हो जाएगा ये, 24 दूनी 48, 4 24 चौके 96, 4 100 यानी कि 1008। क्या हो जाएगा 1008 और प्लस 1, इसे लिखिए 1008 और प्लस 1 हो जाएगा 5 गुने 1009, 1009। ये हम क्या देख रहे हैं, अभाज्य संख्याओं क्या है, ये गुणनफल है, क्योंकि ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, अतः बी भी क्या है, भाज्य संख्या होगा। अब क्या देख रहे हैं हम, चूंकि बी जो है अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, गुणनखंडों का गुणनफल है, गुणनफल है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए बी भी क्या हो जाएगा, बी भी एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। हमसे यही पूछा जा रहा था कि यह विभाज्य क्यों है, विभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है या विभाज्य संख्या है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, अब हमारा जो अगला टाइप का प्रश्न होगा वह प्रश्न संबंधित है आपके, यदि कोई संख्या दी गई होगी, मतलब दी गई संख्या को अपरिमेय साबित करना होगा, साबित करने पर आधारित प्रश्न। संख्या किस रूप में दी गई होगी, संख्या आपको दशमलव के रूप में नहीं दिया होगा, मतलब बिना दशमलव रूप में, बिना दशमलव रूप में, बिना दशमलव रूप में संख्या दी गई होगी और वह अपरिमेय संख्या होगी, उसे आपको साबित करना है कि वह अपरिमेय संख्या है। इसके लिए कुछ बातें हमको समझना है, जैसे सह अभाज्य क्या होता है, अभाज्य संख्या आपको पता होगा, सह अभाज्य संख्या क्या होता है, सह अभाज्य संख्या। प्रश्न 6 आपका अपरिमेय संख्या के सत्यापन पर आधारित प्रश्न है, कह रहा है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हम समझेंगे सह अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य आपको पता होगा, यदि कोई संख्या अभाज्य है मतलब इसका केवल 2 फैक्टर है, एक तो यह संख्या स्वयं और दूसरा 1। ठीक, कहने का अलावा 1 के अलावा कोई इसका फैक्टर यदि है तो वह है 2 और वह स्वयं है, तो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। सह अभाज्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3 है और 5 है, ठीक, ये संख्या कोई है, तो 3 और 5 में 1 के अलावा कोई और गुणनखंड है इसका क्या, बिल्कुल नहीं, मतलब इसका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है हमारा 1 है। ठीक है, यदि इसे हम लिखें परिमेय संख्या के रूप में तो p/q लिख सकते हैं, यानी कि 3/5 लिख सकते हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 3 और 5 का 1 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, मतलब एचसीएफ इसका क्या है 1 है, क्या है 1 है, और 1 के अतिरिक्त कोई अन्य इसका गुणनखंड नहीं है। तो सह अभाज्य क्या होगा,
सहअभाज्य संख्या क्या होगा? जिसका HCF क्या हो? 1 हो। क्या हो? 1 हो। क्या कहलाएगा वो? सहअभाज्य संख्या। या ये कह सकते हैं वो दो संख्या है जिसका एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो, तो क्या कहलाएगा? सहअभाज्य संख्या। चलिए कुछ और लेते हैं, जैसे 18 ले लिए और बाई 24 ले लिए, P/Q के रूप में है। क्या यह P/Q का स्टैंडर्ड फॉर्म है? बिल्कुल नहीं। इसे आप कटा सकते हैं, कटाइए 6 से कटाइए, 6 दिया 18, 6 चौके 24, क्या है 3/4। अब ये देखिए P/Q का स्टैंडर्ड रूप है कि नहीं? 3 और 4 का एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड है क्या? नहीं। यदि यहाँ 3 और 4 का हम HCF निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? HCF 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। बस इतना ही बात आपको समझना है। अब यह जो कह रहा है हमारा प्रश्न 6 कि साबित करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ हम इसका विरोधाभास लेंगे, इसे विरोधाभास स्थिति कहा जाता है। यदि हम मान लें कि √5 एक परिमेय संख्या है और यह सिद्ध कर दें कि जो हमने माना वो गलत है, तो मेरा स्वाभाविक रूप से यह साबित हो जाता है कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए क्या तरीका होगा इसे करने का, हम देखते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका विरोधाभास हम मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। अब यदि हम यह साबित कर देते हैं जो मैंने माना वो गलत है, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। जब यह परिमेय संख्या है तो इसे क्या लिख सकते हैं? इसलिए √5 इज इक्वल टू P/Q लिख सकते हैं। परिमेय संख्या का फॉर्म क्या होता है? P/Q। यहाँ P/Q क्या है? यहाँ P/Q परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां लिखेंगे जहां P और Q सहअभाज्य संख्या है। क्यों सहअभाज्य संख्या? अभी आपको हम समझाए सहअभाज्य संख्या क्या होता है। P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। सहअभाज्य संख्या का इसका अर्थ क्या हुआ? P और Q का एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, ठीक। अब यदि हम एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड यह साबित कर दें तो यह क्या हो जाएगा? सहअभाज्य संख्या। मेरा मानना गलत हो जाएगा। अभी हम वही साबित करेंगे, चलिए देखते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ सहअभाज्य का? P और Q का एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। चलिए इसे इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ आसान तरीका बता रहे हैं आपको हम प्रूव करने का। दोनों तरफ वर्ग करने पर कीजिए वर्ग, तो क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। या इसे आप क्या लिख सकते हैं? 5 √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। या क्या लिख सकते हैं? Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय 5। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि P स्क्वायर 5 से क्या है? डिवाइड है। अच्छा, जब कोई संख्या का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और यदि 2 से यह डिवाइड है, इसका अर्थ क्या है? यह 2 भी इस 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? उसी तरह यहां लिखेंगे यहां P स्क्वायर किससे है? 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। इसका अर्थ क्या हुआ? अतः P भी क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। कोई संख्या ले लीजिए आप जिसका स्क्वायर 5 से डिवाइड कीजिए, फिर देखिए वह संख्या भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक। जब P 5 से विभाज्य है, इसका अर्थ क्या हुआ? कि 5 P का गुणनखंड होगा। कैसे देखते हैं?
जैसे मान लिया 25 ये कोई संख्या है, इसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। 25 देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है और इस गुणनखंड में भी क्या है 5 है। लिख सकते हैं अर्थात P का एक गुणनखंड P का एक गुणनखंड 5 होगा। इसका अर्थ है P 5 से कटेगा। अब हम मान लेते हैं पुनः माना कि P जो है डिवाइड होगा m बार में। मान लेते हैं P 5 से m टाइम में डिवाइड है। P इज इक्वल टू 5m मान लिए। यहाँ इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए। इक्वेशन 2 Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय 5 में आप P का मान रख देते हैं। चलिए रखिए, लिखिए समीकरण 2 में P का मान रखने पर चलिए 2 में रखिए P का मान क्या है, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P का मान क्या है 5m, तो क्या लिखेंगे 5m का होल स्क्वायर बाय क्या 5। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 25m स्क्वायर बाय 5, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि 5m स्क्वायर। क्या आया हमारा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर, या इसे आप क्या लिख सकते हैं m स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 5। फिर से वही बात, यहाँ क्या देख रहे हैं हम Q स्क्वायर 5 से डिवाइड है, देखेंगे यहाँ Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः क्या हो जाएगा, अतः Q भी 5 से विभाज्य होगा। जब Q भी 5 से विभाज्य होगा, इसका अर्थ क्या हुआ, Q का एक गुणनखंड 5 है, अर्थात Q का एक गुणनखंड 5 है। क्या है 5 है। अब हम यह जो माने थे कि P बाई Q एक सह अभाज्य है, यह हमारा मानना गलत हो गया, क्योंकि P और Q का एक अन्य गुणनखंड 5 भी आ गया। लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है कि P तथा Q सह अभाज्य है। क्यों? क्योंकि P और Q का एक के अलावे अन्य गुणनखंड क्या है 5 भी है। अतः √5 एक परिमेय संख्या ना होकर क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और ये हमारा क्या हुआ आंसर। तो हमने क्या देखा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे किस तरह साबित किए, एक विरोधाभास स्थिति हम लिए, यह एक परिमेय संख्या है
और अपने ही विरोधाभास स्थिति को हम गलत साबित किए और दिखाए रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर।